नमस्कार, जोनाथन टू टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियों में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। पहले अचानक मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा में रहे, तो अब तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के कारण चर्चाओं में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब बयान दिया है कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं। क्या यह सही है? ये कैसे संस्कार हैं? दरअसल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया था। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं यह अभिभावकों पर निर्भर करता है। इसी दौरान उन्होंने एक वाकया सुनाया जिसमें उन्होंने महिलाओं द्वारा फटी जींस पहने जाने का जिक्र किया। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं। तो नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे। उन्होंने सीधे, आपको बता दूं मैं, कि फटी जींस पहनने पर महिलाओं को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फटी जींस पहनना ये कैसे संस्कार हैं, क्या ये सही है, ये भी पूछा है उन्होंने। और ये सब उन्होंने एक बाल अधिकार संरक्षण के एक कार्यक्रम में कहा। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई। उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के विभाग को बांट दिया है। शुक्रवार को शपथ ग्रहण करने के बाद से ही सबकी निगाहें पोर्टफोलियो के बंटवारे पर लगी थी। मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 20 अहम विभागों को देखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 50 से अधिक विभागों की तुलना में मुख्यमंत्री के विभागों की संख्या बेशक कम है, लेकिन उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आबकारी, गृह, खनन जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं। पुराने मंत्रिमंडल में शामिल रहे मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के विभागों में बदलाव नहीं किए गए हैं। उन्हें इक्का दुक्का विभाग अलग से दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पोर्टफोलियो और विभागों के आवंटन की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभागों को जस से तस रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर कैबिनेट मंत्री बनाए गए बंशीधर भगत को शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य, आईटी सरीखे अहम विभाग देकर अहमियत दी गई है। मंत्रिमंडल में दोबारा कैबिनेट मंत्री बने डॉक्टर हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डॉक्टर धन सिंह रावत को आपदा प्रबंधन और यशपाल आर्य को निर्वाचन अलग से दिया गया है। तीरथ मंत्रिमंडल में नए कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल बिशन सिंह चुफाल पेयजल, ग्रामीण निर्माण, जनसंख्या, गणेश जोशी को उनकी सैन्य पृष्ठभूमि को देखते हुए सैन्य कल्याण के साथ औद्योगिक विकास और लघु, सूक्ष्म और मध्यम विभाग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद को भाषा, गन्ना विकास, चीनी उद्योग विभाग दिए गए हैं। नगर निगम का वित्तीय वर्ष खत्म होने में 15 दिन बचे हैं और वहीं नगर निगम टैक्स जमा करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने 15 मार्च तक 20% की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी थी और सोमवार शाम को नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने टैक्स के लिए छूट की अवधि बढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन आज सुबह सभी व्यापार एसोसिएशन
होटल एसोसिएशन और पार्षदों के अनुरोध करने के बाद नगर आयुक्त और मेयर ने सलाह करने के बाद करदाताओं को आखिरी बार 21 मार्च तक 20% छूट के साथ अवधि बढ़ा दी है और 21 मार्च को रविवार के दिन हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम खुला रहेगा। वहीं निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि 20% छूट के साथ आखिरी मौका दिया जा रहा है, इसलिए अधिक से अधिक सभी टैक्स जमा कर दें। गत वर्ष की तुलना में अभी काफ़ी कम है, अभी लगभग 30 करोड़ के आसपास पहुंचा है और पिछले साल तो हम लोगों का करीब 48 करोड़ आ गया था और अभी लास्ट के 15 दिन बचे हैं। अब कल ये 20% की छूट का तिथि ख़त्म हो गई थी और मैंने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि इसकी तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन आज मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस आया तो यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी थी। इसके बाद डिफरेंट संगठनों की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से, होटल एसोसिएशन की तरफ से भी और कई माननीय पार्षदगणों का भी आया, तो माननीय मेयर महोदय से भी डिस्कस हुआ। तो इसको बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने खींचकर अब लास्ट 6 दिन का और बढ़ाया है और 21 तक ये इसको एक्सटेंड किया है और 21 तारीख को संडे है, तो संडे के दिन भी नगर निगम खुला रहेगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं सभी दून वासियों को कि इसके बाद किसी भी कीमत पर अब ये नहीं बढ़ाया जाएगा। ऊधम सिंह नगर की सीमांत नगर पालिका खटीमा में नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलने पर किया गया। साथ ही आरोप है कि प्रशासन ने 3 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया। साथ ही मृतक आश्रितों को बार बार आश्वासन के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में जमकर हंगामा किया। हम 2 महीने का वेतन हो चुका है, वेतन नहीं दिया है। हमारे 10-10 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे थे, ट्रैक्टर ड्राइवर कोई भट्ट जी हैं और एक इलियास है और एक लाइनमैन है, 10-12 साल से जो काम कर रहे थे, उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया। वो लोग भी धरने में बैठे हैं। हमारी मांग है कि उनको बहाल किया जाए, वेतन दिया जाए, वर्दी दी जाए। मृतक आश्रित 3 बार फैसला हो चुका है कि मृतक आश्रितों को हम जो है नौकरी दे देंगे, 15 दिन में निस्तारण कर देंगे, लेकिन आज तक 1 इंच भी उनकी पत्रावली नहीं चली है। तो ये आक्रोश है कर्मचारियों में। कर्मचारियों की मांग है कि सबसे पहले जो कर्मचारी निकाले उन्हें बहाल किया जाए और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें आउटसोर्स एजेंसी से काम करने दिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यादव ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का भव्य स्वागत किया और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बद्रीनाथ विधानसभा के लड़ने के कयासों के बीच बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य मार्गों पर शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ऊधम सिंह नगर में ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने पर्दाफाश किया है। ये आरोपी OLX पर वाहन बेचने के नाम पर ठगी करते थे। राजस्थान के मेवात में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये उन्हीं शातिर ठगों की है जो OLX पर वाहन बेचने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने खनन का फर्जी रवन्ना बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि खनन का फर्जी रवन्ना बनाकर सरकार को चूना लगाने वाला गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को दबोच लिया है। सरकार को चूना लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने कैसे भंडाफोड़ किया, इसे लेकर जनतंत्र टीवी संवाददाता जसवीर सिंह भीकमपुर चौकी इंचार्ज मनोज नोटियाल से बातचीत की। गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाने में लगा हुआ था। वजह यह है कि जिस तरह से ई रमन्ना यानी कि जिसकी खनन में अहम भूमिका होती है, उस रमन्ने की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कैन करके फर्जी बनाए जा रहे थे। और इस गैंग का जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने घेराबंदी कर यानी कि एक तरह से मुखबिरों का जाल बिछा करके इसे गिरफ्तार किया है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भीकमपुर चौकी इंचार्ज, जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। नोटियाल जी, ये पूरा का पूरा गैंग आपको किस तरह से आपके उसमें आया है?
ये दुर्गापुर क्षेत्रांतर्गत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कई लोग फर्जी जो ई रमन्ना टाइप का निकाल के और चोरी का जो रेट है या खनन सामग्री उसको पास कराने के लिए क्षेत्र से ई रमन्ना लगा के उसका निर्माण कर रहे थे और जिससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा था। तो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा फिर एक ये हमने मुखबिरों का जाल बिछाया। जाल के आधार पर ये जो लड़के हैं मेहताब और ये हमारा वीरेंद्र, ये हमारे उसमें आए थे और इनको हमने फिर गिरफ्तार। तो ये अभी केवल 2 लोग पकड़े गए हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा इनसे पूछताछ के बाद कितना बड़ा नेटवर्क है इनका, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। यानी खनन में लाखों रुपए का रोज खेल हो रहा था। ये तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। नहीं, मामला बड़ा है क्योंकि इससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा था। ये इसने अपना एक लैपटॉप, जो मेहताब नाम का लड़का है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता था, इसने अपना एक लैपटॉप लेके और उसमें एक एडिटर इंस्टॉल करके अपना भी बिल को से एडिट करके और ये बिल निकाल रहा था। और जिसको ये जो खनन माफिया हैं जो ये ले जाते हैं ताकि पुलिस और इनसे प्रशासन की टीम को अपना बिल दिखा के उससे बचत हो जाए। तो इसका आगे भी जाँच इसमें इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी और भी होगा, लिप्त होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपने सुना चौकी इंचार्ज मनोज नोटियाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने यानी उनकी टीम ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया, आने वाले दिनों में और भी ऐसे माफिया जिससे जुड़े हुए हैं, जहां तक उनके तार हैं, उन सबको उखेड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार के कार्यकाल को कल 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते आपको। सरकार ने 4 साल में वो सब काम किए जो कांग्रेस ने 5 साल में किए थे, उनको आगे बढ़ाने से उनको रोका है और बिल्कुल जाम कर दिए, बल्कि उसमें से बहुत सारे कामों को रोका ही नहीं, समाप्त कर दिया। तो ये इनकी उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है। बाकी उपलब्धि कुछ नहीं है। 4 साल से पहले ही इन्होंने एक मुख्यमंत्री दे दिया। एक मुख्यमंत्री की लिस्ट में एक नाम और जो है हमारे जनपद का हो गया। भाई यही इनकी जो है मैं समझता हूं कि मुख्य रूप से सफलता है और उपलब्धि है। देहरादून में मुस्लिम समुदाय के वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों का कहना है कि कुरान के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या उसमें कुछ बदलने की कोशिश करेगा, मुस्लिम समाज उसे माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें कुछ आयत हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जो आयत लिखी गई हैं यह आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। चमोली में डीएम स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग थी, जिसमें छात्रों को शिक्षा और स्कूलों की सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की मौजूदगी में शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको कामयाबी का आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ऋषिकेश की दीपा ने, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बाद भी एक बैंक में क्लर्क की नौकरी हासिल की है। इनकी कहानी ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है जो सब कुछ होते हुए भी हार मान लेते हैं। एक रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और कुछ करने की लगन हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं और सफलता मिल ही जाती है। इस बात को सच करके दिखाया है प्रतीत नगर निवासी दीपा ने। दीपा बचपन से ही नेत्रहीन है और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद दीपा आज बैंक में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुई हैं। दीपा की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 15 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुई है। नेत्रहीन होने के बाद जो मुकाम दीपा ने हासिल किया है, उससे गांव के लोग खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने दीपा को उनके घर पर जाकर शुभकामनाएं दी। दीपा 6 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए अपनों से दूर चली गई थी। दीपा ने बताया कि वो गरीब परिवार से हैं। वो 5 बहनों में सबसे छोटी हैं और उनके एक भाई हैं। दिक्कतें तो ये आई है कि जब भी फॉर्म भरती थी, कोई भी पेपर, मेरा जो भी पेपर देती थी क्लियर नहीं होता था, कभी भी नहीं। कभी एक होता था, कभी दूसरा नहीं होता था। राइटर भी ढंग के नहीं मिलते थे। हम तो राइटर के थ्रू पेपर देते हैं ना, हमें स्क्राइब मिलता है जैसे, क्योंकि हम खुद तो लिख नहीं सकते, तो हम बोलते हैं, वो लिखते हैं। तो इस मतलब फिर पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं वो लिखने के,
तो फिर इसलिए इस बार तो खैर ऐसे राइटर मिल गए थे अच्छे, और जिन्होंने मतलब अच्छे से लिखा, जो हमने बोला वही लिखा। दीपा के पिता नत्थी प्रसाद नोटियाल और मां विमला देवी ने गरीबी में गुजर बसर करते हुए दीपा सहित अपने अन्य बच्चों का पालन पोषण किया। गरीब परिवार से होने के कारण माता पिता दीपा को पढ़ाने में असमर्थ थे। दीपा नेत्रहीन थी, लेकिन उनमें पढ़ाई की बहुत लालसा थी, जिसके चलते वो देहरादून अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई और वहाँ पढ़ाई की। मसूरी रोड पर स्थित शार्प मेमोरियल स्कूल में दीपा ने पढ़ाई शुरू की। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दीपा की हर संभव मदद भी की गई। संस्था के प्रमुख पीएम सैमुल ने दीपा के पालन पोषण से लेकर उनकी स्नातक तक की शिक्षा का जिम्मा उठाया। दीपा ने दिल्ली में इग्नू से एमए किया और इसके साथ साथ उन्होंने शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली। परिवार में आप माँ पिताजी हैं, बस इसकी भाई है, एक बहू है। कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे बेटी को नौकरी मिली है, तो आप लोगों को भी सहारा मिला है, ये बेटी भी कामयाब हो गई है। हाँ, सहारा मिला, वो भाई ने भी बहुत हेल्प करी उसकी। दिसंबर 2019 में दीपा ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के स्टेट सेक्रेटरी पीताम्बर सिंह चौहान की मदद से बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसके बाद दीपा का जनवरी 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लेरिकल पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। दीपा की सफलता के पीछे उनकी खुद की लगन, मेहनत और उनके माता पिता का आशीर्वाद है। आज नौकरी पाने के बाद वो बेहद खुश हैं। महेश्वर पवार की रिपोर्ट। बाजपुर में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाजपुर के चुने हुए दिव्यांग छात्र छात्राओं और उनके माता पिता को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिकित्सक और स्कूल के प्रबंधक नरेंद्र खत्री ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सरस्वती वंदना की, जिसके बाद दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं जैसे नाटक प्रस्तुत किए गए। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक नरेंद्र खत्री ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के अभिभावकों से कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं होते हैं, हमें उन्हें अन्य बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।